हेलो, हाँ पीयूष साहू कल। गुड इवनिंग, तुम तो कल थे ना क्लास में। चलिए। कृष्णा पटेल। हेलो। कृष्णा। नहीं नहीं, आ गए सब आ रहे हैं। अदीबा आ गई है, निस्बा, रियान खान, कृष्णा पटेल। कृष्णा पटेल। अलीना आज नहीं आएगी, उसने मैसेज किया था, उसको कुछ काम है, वो शायद आज नहीं ऐड होगी। हेलो। हम्म। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए। कल तो काफी केवल इरम और शायद पीयूष थे, बाकी बच्चे नहीं थे। कृष्णा और निस्बा निस्बा थी शायद। कृष्णा, नेहान, हर्ष और अदीबा, ये लोग कल बच्चे नहीं थे। ठीक है। तो और हर्ष ये भी नहीं थे। पेज नंबर 6 खोल लीजिएगा आप लोग सभी। ठीक है, हम वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले हमने कल बता दिया, हाँ सेकेंड जनरेशन पढ़ा दिया था। सेकेंड जनरेशन मैंने पढ़ाया था, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स शायद डिस्कस करनी है मुझे। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं क्या है भाई इसके बाद। ठीक है, सभी के पास बुक है। कृष्णा पटेल, रेहान खान, अदीबा, हर्ष। अदीबा और सभी माइक नहीं लगाए। ठीक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं क्या है। यूज्ड characteristics of second generation था कि used bipolar junction transistors much smaller in size than vacuum tube। ठीक है, तो bipolar junction transistors इनके उनको यूज किया गया था, जो कि काफी स्मॉलर थे, छोटे थे, वैक्यूम ट्यूब की कंपैरिजन में काफी छोटे थे। सेकंड था कि easier assembly language was used instead of complex machine language। तो इसमें complex machine language नहीं यूज होती थी, उसकी जगह पर इजियर असेंबली लैंग्वेज यूज होती थी। थर्ड, हाई लेवल लैंग्वेज लाइक फोर्ट्रैन एंड कोबोल केम इनटू यूज। और इस सेकेंड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में फोर्ट्रैन और कोबोल हमारी यूज की गई थी। ठीक, इसके बाद बेसिक स्टोरेज मैकेनिज्म लाइक डिस्क स्टोरेज एंड पेपर टेप्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स केम इनटू यूज। इसके बाद यहाँ पर बेसिक स्टोरेज मैकेनिज्म भी यूज की गई थी, जैसा कि डिस्क स्टोरेज हो गया, ये भी पेपर टेप्स भी यूज किए गए थे, और ऑपरेटिंग सिस्टम केम इनटू यूज। इस जनरेशन में ये सारी चीजें यूज होने लगी थी। आई बात समझ में सभी को? हेलो, क्लियर है? हम्म। ठीक है, चलो कृष्णा पटेल, समझ में आया? कृष्णा पटेल, रेहान खान, अदीबा, हर्ष, माइक नहीं। ठीक ठीक, चलिए थर्ड जनरेशन हम देखते हैं। इसके बाद देखिए थर्ड जनरेशन आई थी, वो 1964 से 1971। थर्ड जनरेशन 1964 से 1971 के बीच में स्टार्ट हुआ था। इस जनरेशन के बारे में हम देख लेते हैं ये क्या थी। अब यहाँ पर ट्रांजिस्टर की जगह आईसी यूज हुई थी। यहाँ पर इंटीग्रेटेड चिप के बारे में आप बताएगा, तो देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। इंटीग्रेटेड चिप्स वाज द मैजिक वर्ड फॉर दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इस जनरेशन में जो इंटीग्रेटेड चिप्स आईसी तो एक मैजिक वर्ड की तरह काम किया था। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी आईसी। आईसी वर मेड ऑफ सिलिकॉन फाउंड इन द कॉमन बीच सैंड्स। तो जो बेसिकली जो सिलिकॉन है वो बीच जो समुद्र के किनारे पाया जाता है, वो चीज इसमें प्राप्त की गई थी, उसमें आईसी। ठीक है, सिलिकॉन का यूज किया गया था, उससे एक चिप बनाई गई थी। सिलिकॉन इज यूज्ड एज द सेमी कंडक्टिंग मटेरियल। एक सेमी कंडक्टिंग मटेरियल होता है इन द आईसी, आईसी के अंदर। द आईसी वाज डेवलप्ड बाय एन इंजीनियर जैक किल्बी। जैक किल्बी एक इंजीनियर था जिसने आईसी को डेवलप्ड किया था, वर्किंग विद टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स। और टेक्सास जो कि अमेरिका का एक देश है, एक कंट्री है, टेक्सास शहर है, मतलब एक एक सिटी है। वहां पर टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में वहां पर वर्किंग काम करता था जैक बिल्बी।
जैक किल्बी, और वो एक इंजीनियर था, उसने आईसी का डेवलपमेंट किया था। प्रोडक्शन ऑफ दिस सिलिकॉन चिप, उसने की सिलिकॉन चिप बनाई थी, बिगेन इन 1965। 1965 में इसका बनाना शुरू किया था एट सेंटा क्लारा कंट्री इन यूएसए, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सेंटा क्लारा कंट्री में, नाउ नोन एज द सिलिकॉन वैली, और उसको आजकल सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। ठीक है। एन इंटीग्रेटेड चिप is a complete electronic circuit on a tiny silicon chip less than a 1/8 inch square and consisting of millions of electronic components। देखिए इंटीग्रेटेड चिप कह रहे हैं कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक एक सर्किट था, और एक टाइनी सिलिकॉन चिप, जो टाइनी सिलिकॉन चिप थी वो बहुत ही लेस देन थी, मतलब 1/8 इंच स्क्वायर, छोटी थी, कंसिस्टिंग और उसमें मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे थे। फ्रॉम देन ऑन आईसीज slowly started replacing the transistors in computers, resulting in the third generation of computer। और थर्ड जनरेशन में धीरे धीरे ट्रांजिस्टर्स की जगह आईसी यूज होने लगी थी, इंटीग्रेटेड चिप। आई बात समझ में? क्लियर है सभी को? हेलो रेहान खान, इरम, निस्बा, पीयूष, समझ में? हाँ समझ में आ रहा? ठीक है। जहाँ पे ना समझ में आए तुरंत बताना। बुक सभी के पास है ना? कोई ऐसा बच्चा जिसके पास बुक नहीं है? बुक है सबके पास ना? ठीक 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 ठीक। हर्ष, हर्ष के पास बुक है? माइकी नहीं लगाए ये हर्ष। ठीक है, तो अब हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड जनरेशन की बात कर लेते हैं कि इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है। भैया हर जनरेशन की कोई ना कोई, जैसे कहते हैं ना प्रोज और कॉन्स होता है हर एक चीज का, एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसी तरीके से हर जनरेशन की करेक्टरिस्टिक्स थे। क्या थे वो देख लेते हैं हम। यूज इंटीग्रेटेड चिप रिड्यूसेस साइज रिमार्केबली। पहला जो आईसी जब यूज किया गया तो साइज काफी कम हुआ, रिमार्केबली रिड्यूसेस साइज बहुत कम हो गया। यूज ऑपरेटिंग सिस्टम, वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए गए दैट कोऑर्डिनेटेड द सिस्टम ऑपरेशंस, और ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हुआ जो कि सिस्टम के कोऑर्डिनेशन, सिस्टम के जितने भी ऑपरेशन थे उनको कोऑर्डिनेट कर रहा था। ठीक है। इसके बाद इम्प्रूव्ड स्टोरेज मैकेनिज्म, इसके बाद इम्प्रूव्ड स्टोरेज मैकेनिज्म, स्टोरिंग ऑफ डेटा कैपेसिटी थी वो मैग्नेटिक डिस्क या मेन मेमोरी केम इनटू यूज, ये भी काफी यूज होने लगे और इस जनरेशन में। फोर्थ पॉइंट, न्यू इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस लाइक, कई न्यू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लाइक MICR मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकग्निशन और प्लॉटर स्कैनर्स इन यूज। ठीक है, MICR, प्लॉटर, स्कैनर्स काफी ये सारे यूज होने लगे थे इस जनरेशन में। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को करेक्टरिस्टिक्स? हेलो, किसी को डाउट तो नहीं है? चलो आगे फोर्थ जनरेशन पढ़े। अच्छा, कल जो मैंने बताया था इसको आपने मेरे क्लास ओवर होने के बाद आपने पढ़ लिया था? सभी बच्चों ने रीड कर लिया था जो भी क्लास में जुड़े थे? हेलो। ठीक है, तो चलिए फोर्थ जनरेशन देख लेते हैं। फोर्थ जनरेशन क्या है? फोर्थ जनरेशन 1972 से 1984 के बीच में फोर्थ जनरेशन आई थी। दिस जनरेशन वाज एन एक्सटेंशन ऑफ द थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी। जो हमारी थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी थी उसका ये एक तरीके से एक्सटेंशन था। दिस जनरेशन, these computers relied on large scale integrated circuits। तो ये जो कंप्यूटर्स है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स को फॉलो कर रहे थे। whose base was the integrated chip, जिसका बेस क्या था? इंटीग्रेटेड चिप थी। This generation saw large scale advancement and successions in terms of miniaturization of circuits, computer hardware and software। Apple computers brought out their Apple second round
अराउंड दिस टाइम उन्होंने एप्पल सेकंड एक सीरीज लॉन्च की. IBM launched its first personal computer PC in this generation, that is in 19 1981, thus bringing computing to the common man. Our never-ending affair with computers thus began from here. The 1980s saw a VLSI very large scale integrated circuit का यूज किया गया. फिर VVLS VVLSI का और ULSI ultra large scale integrated circuits squeezing millions of components onto a single chip. एक ही चिप पर कई सारे मिलियंस कंपोनेंट्स को स्टैब्लिश किया गया. दस ग्रेटली रिड्यूसिंग इन साइज, जिससे बहुत ज़्यादा साइज रिड्यूस हो गया. कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस, कॉस्ट भी रिड्यूस हुई, साइज तो रिड्यूस हुआ और परफॉर्मेंस बहुत इंक्रीज कर गई. क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? हेलो, ठीक है, चलिए अब हम, हाँ हेलो हर्ष, कौन क्या? हाँ, कुछ कह रहे हो क्या? समझ में आ रहा है? हाँ, ये पीछे का देख, हर्ष से हम पूछ रहे हैं, पीछे का देख लेना, क्योंकि कल क्लास में तुम ऐड नहीं थे, उतना हम पढ़ा चुके हैं. यहाँ से पढ़ाना था तो हम यहीं से चल रहे हैं. ठीक है, ठीक है. अदीबा नसीम, अदीबा नसीम जोड़े नहीं, चलिए आवाज पीछे से. ठीक है, चलिए हमारे इसके बाद समझ में आया फोर्थ जनरेशन? क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए, किसी को डाउट तो नहीं है? तो इसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज किए गए थे इन कंपैरिजन ऑफ आईसी. ठीक है, तो ये फोर्थ जनरेशन था. अब इसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम. चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्थ जनरेशन चिप्स used VLSI and ULSI technology. Second, greatly reduced size as compared to the previous generation. चिप्स यूज किए गए थे, VLSI एंड ULSI टेक्नोलॉजी यूज की गई थी, काफी साइज रिड्यूस हो गया था एज कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन. रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट भी रिड्यूस्ड हो गई थी. इंक्रीज परफॉर्मेंस एंड स्पीड, काफी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई थी और स्पीड भी इंक्रीज हो गई थी. सपोर्ट एंड कंपैटिबिलिटी विथ अ वैरायटी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. ठीक है, सपोर्ट एंड कंपैटिबिलिटी विथ अ वैरायटी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. ठीक है, काफ़ी सपोर्ट मिला था, कंपैटिबिलिटी मिली थी वैरायटी ऑफ इनपुट्स और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू. मतलब कुछ कुछ चीज़ें आपने देखा होगा, कोई ऐप होता है या कुछ इनपुट डिवाइसेस होते हैं, पर्टिकुलर किसी सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता है, कंपैटिबल नहीं होता है, कह देता है दिस ऐप इज नॉट कंपैटिबल फॉर दिस डिवाइस. तो उसके कंपैटिबल था, सपोर्ट था. ठीक है, समझ में आया? हेलो, ओके, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े. चलिए, फिफ्थ जनरेशन. फिफ्थ जनरेशन में 1985 से प्रेजेंट आज फिफ्थ जनरेशन ही चल रही है हमारे पास. ठीक है, मतलब जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं. फिफ्थ जनरेशन 1985 से प्रेजेंट अभी तक जो चल रही जनरेशन. टिल नाउ द फोकस वाज, देख लेते हैं क्या है. Till now, the focus was on the technology used in the computers, beginning with vacuum tubes till the VLSI era. ठीक है, beginning with vacuum tubes till the VLSI era. The idea was to reduce size, cost and increase performance speed. ठीक है, अभी तक फोकस वो ऑन द टेक्नोलॉजी इन द कंप्यूटर्स, बिगनिंग विथ वैक्यूम ट्यूब से स्टार्ट किया और टिल हम लोग कहाँ तक, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट पे एरा तक आए. द आइडिया वाज टू रिड्यूस द साइज, कॉस्ट एंड इंक्रीज परफॉर्मेंस स्पीड. और इसमें हमने किस आइडिया की बात की, जहाँ पर साइज को रिड्यूस किया, कॉस्ट रिड्यूस की और परफॉर्मेंस और स्पीड को इंक्रीज किया. द लिमिटेशन ऑफ द कंप्यूटर्स वाज द लैक ऑफ
इंटेलिजेंस। फिर कंप्यूटर्स का इतना कुछ हो गया पर वहां पर एक चीज की लैकिंग रही जो थी इंटेलिजेंस, लैक ऑफ इंटेलिजेंस और द एबिलिटी टू थिंक एंड परफॉर्म। कि वहां पर जो चीज हम एबिलिटी टू थिंक, जो कि सोच कर और उसको परफॉर्म कर सके, वो चीज की कमी थी। द थिंकिंग पावर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन रिमेन्स अनमैच्ड। तो जो ह्यूमन मैन का ब्रेन होता है उससे उसकी टाइप की थिंकिंग जो थी वो कंप्यूटर से मैच नहीं कर रही थी, वो अनमैच्ड थी। द एम ऑफ द फिफ्थ जनरेशन, तो यहाँ पर फिफ्थ जनरेशन का एम था इज टू ब्रिंग इट क्लोजर टू द वर्किंग टू द ह्यूमन ब्रेन, जो कि ह्यूमन ब्रेन के काफी करीब होकर क्लोजर उसकी वर्किंग कर सके। ऐसा कोई एक हम कंप्यूटर जिसके लिए हम बात करते हैं रोबोट बने थे, रोबोट। तो वो बेसिकली सिमिलर में फंक्शंस होते हैं ह्यूमन बींग्स जैसे, होते हैं कि नहीं होते हैं। तो हेलो, क्लियर है? हेलो, क्लियर हो रहा है? तो ठीक है। तो फिफ्थ जनरेशन of the term supercomputers is given to these extraordinary computers that have the ability to perform extremely complex operations at amazing speed together with enormous storage capacities। ठीक है। फिर इस यहाँ पर उन्होंने एक सुपर कंप्यूटर बनाया और वो काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। मिलियंस ऑफ सेकंड्स में कैलकुलेशन कर देता था और इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म एग्जीक्यूट कर देता था। But the true computer user will agree that one of the greatest advancements in this era have been networking and the emergence of the internet। और फिर इसके बाद एक एरा आई जहाँ पर ग्रेटेस्ट एडवांसमेंट हुआ, जहाँ पर नेटवर्किंग और इंटरनेट का स्टार्टिंग हुई, कह सकते हैं इवोल्यूशन हुआ। पोर्टेबल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इज येट अनदर एडिशन टू दिस जनरेशन। और इसमें पोर्टेबल डिवाइसेस और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का भी इन्वेंशन हुआ। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है। अब हम यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब इसकी बात करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन हम देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? अभी तक जितना मैंने सेकंड जनरेशन से डिस्कस किया, कोई भी किसी भी लाइन में डाउट हो तो बताओ, तुरंत उसको डिस्कस कर देंगे। इरम, हर्ष, कृष्णा, निस्बा, पीयूष, रेहान, अदीबा और देवोश्री चटर्जी। ठीक है, क्लियर है सभी को बच्चों को? चलिए करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन, एमर्जेंस ऑफ सुपर कंप्यूटर। यहाँ पर सुपर कंप्यूटर का एमर्जेंस हुआ। सपोर्ट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सपोर्ट किया। एक्सपर्ट सिस्टम, वॉइस रिकॉग्निशन, बायोमेट्रिक, इन सब चीजों का इसमें इन्वेंशन हुआ, इनको सपोर्ट किया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पीड ऑपरेशन, स्पीड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी और स्पीड ऑफ ऑपरेशन, ये सारी चीजें इसमें इसका वहां पर परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई। मतलब कॉम्प्लेक्स या जैसे भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस थे उनको और उनकी स्पीड बढ़ाने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए इसमें काम हुआ। क्रिएट स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई, बहुत ज़्यादा स्टोरेज कर सकते थे हम। सपोर्ट फॉर नेटवर्किंग, नेटवर्किंग को सपोर्ट करता था ये जनरेशन। कनेक्टिविटी एंड पोर्टेबल कंप्यूटिंग ऑल्सो। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हम बात करते हैं, हाँ बेटा, बायोमेट्रिक। पीयूष, बायोमेट्रिक जानना चाहते हो ना? हेलो, देखो बायोमेट्रिक वही होता है जैसे तुमने देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा, लोग जाते हैं अब अंगूठा लगाते हैं, एक दीवार पे कोई डिवाइस लगी रहती है उस पर अंगूठा रखते हैं, और अंगूठा रख के उस पर चले जाते हैं। तो बायोमेट्रिक वही होता है जिसमें आपके हमारे ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स को रिकॉग्नाइज करता है, वो जैसे थंब इम्प्रेशन या आई स्कैनिंग करना। आई बात समझ में? तो ये हमारे बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक देखा होगा तुमने ये सब।
पिटी हाँ पे तो वो उसको उसको बायोमेट्रिक कहते हैं। इसमें इंसान की देखो थंब इम्प्रेशन किस कोई इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, उसका नकली नहीं बना भाई। सबका थंब लेफ्ट थंब सबका अलग अलग होता है। आई बात समझ में? ठीक है, ठीक है आगे पर्सनल कंप्यूटर हम चाहते हैं। हर्ष आवाज कहाँ पे हो तुम? आवाज थोड़ी कम करो। ये कहाँ पे बैठे हो तुम? बहुत आवाज आ रही है। हर्ष अपनी ऐसी जगह बैठो जहाँ आवाज कम आए। ऐसी जगह क्यों बैठे हो? आवाज बहुत आ रही है। हाँ, ऐसी शांत क्लास चल रही है, क्लास को एकदम उस तरीके से चलाई चलनी चाहिए क्लास जैसे क्लास स्कूल में चलता है। भाई डिस्टरबेंस, आपकी आवाज आ रही है उधर से, हम दूसरे बच्चों की आवाज नहीं सुन पाएंगे हम। चलिए यहाँ तक समझ में आया सभी को? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक किसी का? इरम, निस्बा, निस्बा पीयूष सबको समझ में आया? चले चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम पर्सनल कंप्यूटर्स देख लेते हैं। You have already seen that IBM launched the first personal computer in 1981। ठीक है, पहला पर्सनल कंप्यूटर 1981 में उन्होंने बनाया। Since then there has been no looking back। फिर उन्होंने पीछे नहीं देखा। There were many copies or clones called the IBM compatibles। IBM also continuously brought out newer models and versions with added facilities in terms of speed, memory, and secondary storage। The versions of the IBM PC compatibles are listed below। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक पर्सनल कंप्यूटर्स हमारे पास उसका एक टेबल दिया हुआ है, दिख रहा है सभी बच्चों को? टेबल देखिए, आईबीएम ने फिर कंटिन्यूसली कई वर्जन्स और एडिट करते गए, फैसिलिटीज बढ़ाते गए अपने कंपैटिबल्स जो डिवाइसेस थी, स्पीड बढ़ा दी, मेमोरी बढ़ा दी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का अटैचमेंट बढ़ा दिया। तो इस तरह जैसे मॉडल पीसी एक्सटी लिखा है, रैम चिप 640 केबी, टाइप ऑफ चिप लगाई थी 8088, फ्लॉपी ड्राइव थी 551/4, 2 लगाई थी फ्लॉपी ड्राइव, ये लगाई थी, नील थी इसमें, हार्ड डिस्क अप्रोक्सीमेटली साइज भी नील थी। फिर देखो धीमे धीमे आगे बढ़ता गया है। पीसीपी लास्ट वाला टेबल में देखो, पीसी पीआईवी, उसमें रैम चिप कितना है, पेंटियम चिप कौन सी लगी थी, फ्लॉपी ड्राइव नील था, फ्लॉपी ड्राइव इसमें भी नील था, पर इसमें सीधे हार्ड डिस्क आ गया था 40 GB और 80 GB का। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? ठीक रहा है? ये समझ में आ रहा होगा, कोई टफ नहीं है, पर्सनल कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, तो एजुकेशनल एनालॉग कंप्यूटर का देखिए फिगर बना है, ऐसा होता था। डिजिटल कंप्यूटर ऐसा, जो कि आज आप लोग देख ही रहे हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसा होता है, देखिए फिगर बना हुआ है, दिख रहा है सभी को? बुक में देखिए। अब हम बात करते हैं इसको, ये वाला पैराग्राफ तो पढ़ लेना, कुछ नहीं है। देयर आर मेनी वेज कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाई, दे वेरी अकॉर्डिंग टू देयर बेसिक यूजेस। फॉर एग्जांपल द कंप्यूटर्स यूज्ड इन एन इंडस्ट्री shop floor with will differ from the one used in a school। A high flying business would like a laptop, but a school students will use a desktop in his computer laboratory। Computers can be classified according to the data size। ठीक है, देखिए इसमें मेन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन टाइप ऑफ डेटा। देखिए अभी हम यहाँ पे जो कंप्यूटर्स का बेस्ड है कंप्यूटर को, हाँ बोलो, हेलो, किसको प्रॉब्लम है बोलिए, हेलो। अरे अभी किसकी आवाज आ रही थी भाई? बोलो क्या पूछना है, किसको दिक्कत आ रही है? हेलो, कौन बोल रहा था? चलिए अच्छा, हम कह रहे थे यहाँ पे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन टाइप ऑफ डेटा, मतलब टाइप ऑफ डेटा के आधार पर जो क्लासिफिकेशन कंप्यूटर्स का किया गया था
वो थे एक एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है। और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज, और साइज के आधार पर जो कंप्यूटर क्लासिफाइड किए गए थे वो थे सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। समझ में आ रहा है सबको? हेलो, क्लियर है? चलिए देख लेते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। सुपर कंप्यूटर था, सुपर कंप्यूटर इज ए लार्जर, बहुत काफी बड़ा था, मैसिव कंप्यूटर था, दैट इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव, काफी मैसिव भी था, लार्जर बड़ा था, और वेरी एक्सपेंसिव बहुत ही महंगा भी था। इट्स प्रोसेसिंग कैपेसिटीज आर द बेस्ट with the ability to calculate and execute trillions of instructions in second। देखिए, इसकी जो प्रोसेसिंग कैपेसिटीज थी आर द बेस्ट विद द एबिलिटी टू कैलकुलेट। देखिए, ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन समझते हो? ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन सेकंड। हेलो, क्या होता है बताओगे? कोई बच्चा बताएगा ट्रिलियंस ऑफ क्या होता है? बोलो। ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ सेकंड। अरे तुमने सुना होगा यार, मिलियन कितना होता है? मिलियन बताओ, अच्छा कितना होता है? ये बताओ मैं, मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन, 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख? पक्का? और सब? हाँ, 100 बोला। अच्छा ट्रिलियन, अच्छा बिलियन कितना होता है? 1 बिलियन। अब सोच लो ये, तब तुम 10, अच्छा 10 लाख कह रहे हो, चलो तुम मान लेते हैं 10 लाख, तुम मिलियन कह रहे हो, तो बिलियन इससे और ज्यादा होगा, ट्रिलियन इससे भी ज्यादा होगा। अब समझ लो, ट्रिलियन ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को 1 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दे, वो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? मतलब 1 सेकंड में ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को सोचो सॉल्व कर देता है, सुपर कंप्यूटर की ये स्पीड होती है। फिर ये कह रहे हैं ड्यू टू द हाई कॉस्ट, इनकी कॉस्ट काफी हाई होती है। सुपर कंप्यूटर्स आर बॉट and used by government agencies and large industrial companies for executing complicated functions and designing products। देखो अब यहाँ पे इसका यूज कहाँ कहाँ किया गया? बहुत बड़ी बड़ी लार्ज इंडस्ट्रियल कंपनीज के लिए इसको यूज किया गया। कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस थी, गवर्नमेंट एजेंसीज में इसका यूज किया जाता है सुपर कंप्यूटर का, क्योंकि जानते हैं ना गवर्नमेंट एजेंसीज में बहुत सारा डेटा आता है, बहुत सारा मैसिव डेटा आता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। So we have to store and execute these types of huge amount of data onto a computer. So we have to be a supercomputer to solve these instructions per seconds। ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग रिपोर्ट्स, जैसे तुमने देखा होगा मौसम मौसम विभाग वाले कैसे बता देते हैं कि ये वाला तूफान आने वाला है, वो वाला तूफान यहाँ आएगा, बताते हैं कि नहीं? हेलो, उनके पास बेटा यही सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, उससे वो पता लगाते हैं वेदर फोरकास्टिंग कि कल बारिश होगी, संभावना है, कल तूफान आएगा, ये है वो है, तो उससे इसी से पता करते हैं। रिपोर्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट यू सी एवरी डे आर मेड बाय सुपर कंप्यूटर्स। हॉलीवुड स्टूडियोज यूज देम एक्सटेंसिवली फॉर एनिमेशन। अब तुम्हें मालूम है जो सुपर कंप्यूटर्स है ना, सुपर कंप्यूटर्स का यूज हॉलीवुड पिक्चरों में ज्यादा होता है, को जो वहां पर एनिमेशंस दिखाने के लिए हॉलीवुड पिक्चरों में सुपर कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? बेटा इसमें तुमने कोई हॉलीवुड पिक्चर देखी नहीं इस बार? कौन पूछ रहा था? बेटा उसमें तुमने देखा होगा हॉलीवुड पिक्चर्स में बहुत, उसमें जो एनिमेशंस दिखाते हैं वो अपने बॉलीवुड पिक्चर्स में नहीं कर पाते हैं। पहले तो उनकी जो पिक्चर्स होती है वो कम से कम करोड़ों अरबों रुपए की होती है, अरब से भी ज्यादा रुपए की होती है। तो उसमें इतना खर्चा कहाँ से आता है? सुपर कंप्यूटर्स का यू एनिमेशन, सुपर कंप्यूटर का यूज करके एनिमेशन दिखाते हैं उसमें, तो इसमें ऐसी ऐसी चीजें दिखाते हैं जो बियॉन्ड द लिमिट होती हैं, तो वो कहाँ से परफॉर्म हो पाती है? वो सुपर कंप्यूटर की मदद से दिखा पाते हैं वो। आई बात समझ में? उस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तब कर पाते हैं।
ठीक, क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। मेन फ्रेम कंप्यूटर, हाई स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन एंड हाई स्टोरेज capability are two major characteristics of mainframes. High speed of execution, high speed of execution था, high storage capability थी, are two major characteristics of mainframe computers की high speed high speed execution था और high storage capability थी. These really large sized computers execute millions of instructions and access billions of data within a second. These really large sized computers, ये बहुत बड़े बड़े computers यूज किए गए थे, execute millions of instructions and access billions of data within a second. मतलब within a second millions of instructions को execute कर देता था और billions of data को हम आसानी से एक्सेस कर सकते थे. मोर ओवर दे कैन स्टोर एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा, और काफ़ी एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा भी स्टोर कर सकते थे हम, because of the mainframe ability to handle huge amount of data in a short time. बहुत ही कम समय में huge amount of data store. They are widely used in by airline reservations companies, large business, government agencies and universities. These support a large number of terminals connected to them. ठीक है, मेन फ्रेम्स आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, amounting to thousands of dollars, so this is not an option for home user. Moreover, a home user does not normally deal with such large amount of data. ठीक है, तो हेलो, समझ में आया? ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कहाँ यूज होते हैं? जैसे एयरलाइन रिजर्वेशन होता है बेटा, तो वहां पर इसका यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है स्टोर करने के लिए, क्योंकि इतने लोगों ने रिजर्वेशन कराया. लार्ज बिजनेसमैन इसको यूज करते हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी कंपनी है जैसे रिलायंस कंपनी, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज करते होंगे. गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं बड़ी बड़ी, जो वर्ल्ड वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर उनको यूज किया जाता है. और टर्मिनल्स एक साथ कनेक्टेड होते हैं, काफी एक्सपेंसिव होता है, अमाउंटिंग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के होते हैं. अच्छा, घर में इसको होम यूजर्स तुम लोग यूज कर सकते हो क्या? तुम्हारे पास इतना डेटा नहीं होता होगा कि हम स्टोर कर, तो हम लोग के पास नॉर्मल मेन फ्रेम कंप्यूटर बिल्कुल बैंक में यूज होता है. इसके बाद हमारे पास आता है मिनी कंप्यूटर्स. ये आर मच स्मॉलर इन साइज, ये छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. दे आर ऑल्सो लेस एक्सपेंसिव, कम एक्सपेंसिव होते हैं. द कॉस्ट ऑफ दीज मिनी कंप्यूटर्स कैन वेरी फ्रॉम अ फ्यू थाउजेंड डॉलर्स टू सेवरल हंड्रेड थाउजेंड डॉलर्स. These computers are equipped with computing performances and features of mainframe computers. ये कंप्यूटर्स जो होते हैं इक्विप्ड होते हैं विद कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस, मतलब कंप्यूटर की स्पीड वगैरह परफॉर्मेंस के लिए इक्विप्ड होते हैं. फीचर्स मेन ऑफ कंप्यूटर्स और मोर स्मॉलर स्केल दे ऑल्सो सपोर्ट मल्टीपल टर्मिनल्स. ये एक साथ कई टर्मिनल्स यूज करते हैं, बट नॉट एज मैनी एज द मेन फ्रेम डू, पर मेन फ्रेम जितने नहीं होते. स्टोरेज कैपेसिटी इज ऑल्सो लेसर देन दैट ऑफ अ मेन फ्रेम. मीडियम एंड स्मॉल बिजनेस टिपिकली यूज दीज कंप्यूटर्स. ठीक, आगे माइक्रो कंप्यूटर्स. समझ में आया मिनी कंप्यूटर्स? तो ये लेसन है. हाँ, मिनी कंप्यूटर वो जैसे हम यूज करते हैं घरों में भी. ठीक है, मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होते हैं, छोटे होते हैं थोड़ा. ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर हम लोग घर में यूज करते हैं. आर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यू सी इन योर स्कूल. जो स्कूल में हमारे पास होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं. एंड होम्स, these computers are usually divided into desktop models and laptop models. ठीक है, have lesser speed, data processing ability and storage capacity as compared to the larger models. ठीक है, these computers are extremely popular with single users and are used in small businesses, homes and school classrooms. These computers are inexpensive and easy to use as they can be connected to larger network.
and the internet easily, they have become an indispensable part of modern life। ठीक है, तो ये कंप्यूटर्स हमारे जो हैं घरों में और कम इनएक्सपेंसिव होते हैं और कम यूज होते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को?